शक्तिशाली होकर भी इन 5 लोगों पर जुल्म न करें, अन्यथा विनाश तय है। दर्शक बंधुओं, संसार में अक्सर लोग अपनी शक्ति, पद और साधनों के अहंकार में चूर होकर दूसरों को कमजोर समझने की भूल कर बैठते हैं। वे भूल जाते हैं कि हर इंसान का अपना आत्मसम्मान होता है और अन्याय सहने की भी एक सीमा होती है। ऐसे अहंकारी लोग अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का शोषण करते हैं, लेकिन समय का चक्र उन्हें यह बताने में देर नहीं लगाता कि अन्याय का अंत सदैव बुरा होता है। जो दूसरों को कमजोर मानकर उनका शोषण करते हैं, वे ये नहीं जानते कि सच्चाई और न्याय की शक्ति सबसे बड़ी होती है। हर उस व्यक्ति में जिसे कमजोर समझा जाता है, साहस, धैर्य और बुद्धिमत्ता छिपी होती है, जो सही समय आने पर किसी भी अत्याचारी को परास्त कर सकती है। दोस्तों, ये कहानी उन लोगों के लिए एक कड़ा सबक है जो दूसरों की मजबूरी का फायदा उठाते हैं। साथ ही ये उन लोगों को प्रेरणा देती है जो सही राह पर हैं, भले ही वे आज कमजोर दिखें, लेकिन उनका धैर्य और हिम्मत बड़े से बड़े अन्याय का अंत करने की क्षमता रखती है। तो आइए इस शिक्षाप्रद कहानी की शुरुआत करते हैं। सत्यपुर के क्रूर राजा और निडर सरिता। दर्शक बंधु, सत्यपुर नाम की नगरी पर राजा भानु प्रताप का शासन था। वो केवल घमंडी ही नहीं, बल्कि अत्यंत क्रूर व्यक्ति भी था। उसके अत्याचारों से नगर के लोग हमेशा भय के साए में जीते थे। उसकी सबसे घिनौनी आदत यह थी कि वो किसी भी सुंदर लड़की को जबरदस्ती उठा लाता, उसे कुछ दिन महल में रखता और फिर बिना किसी कारण के कारागार में डाल देता था। अब तक कई निर्दोष स्त्रियां उसके इस पाशविक व्यवहार का शिकार हो चुकी थीं। राजा भानु प्रताप के विरुद्ध आवाज उठाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। वो अक्सर भेष बदलकर नगर और आसपास के गांवों में घूमता था, ताकि कोई उसकी आलोचना करे तो वो उसे तुरंत दंड दे सके। लोग उसकी दुष्टता से इतना डरते थे कि उसकी चर्चा करना भी बंद कर दिया था। एक दिन राजा भानु प्रताप ने एक नई और खतरनाक योजना बनाई। उसने एक चूड़ी वाले का भेष धारण किया और सत्यपुर के पास के एक छोटे से गांव अमरपुर की ओर चल पड़ा। वहां एक चबूतरे पर बैठकर वो चूड़ियां बेचने लगा। अमरपुर गांव में एक साधारण किसान की बेटी थी जिसका नाम सरिता था। सरिता न केवल अपने गुणों के कारण बल्कि अपनी अप्रतिम सुंदरता के लिए भी पूरे गांव में प्रसिद्ध थी। वो स्वभाव से बेहद साहसी और निडर थी। उस दिन सरिता भी अपनी सहेलियों के साथ चूड़ियां खरीदने आई थी। राजा भानु प्रताप ने जब उसे देखा तो वो उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। चूड़ियां पहनते समय सरिता ने अपनी सहेलियों से हंसी मजाक करते हुए कहा, देखो ये चूड़ियां मेरे हाथों में कितनी सुंदर लग रही हैं। तब उसकी सहेलियों ने मजाक में कहा, सरिता बहन, तुम इतनी सुंदर हो कि तुम्हें देखकर तो राजा भी मोहित हो जाएगा और तुमसे विवाह कर लेगा। तब तुम रानी बनकर महलों में रहोगी। सरिता ने हंसते हुए जवाब दिया, मैं उस घमंडी और क्रूर राजा से कभी विवाह नहीं करूंगी। मैं जानती हूं कि वो कितना दुष्ट है। एक सहेली ने चुटकी लेते हुए पूछा, लेकिन अगर वो जबरदस्ती तुमसे विवाह कर ले तो तुम क्या करोगी? सरिता ने गंभीरता से उत्तर दिया, अगर उसने ऐसा किया तो मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वो जीवन भर याद रखेगा। पास ही चूड़ियां बेच रहा राजा भानु प्रताप सरिता और उसकी सहेलियों की ये सारी बातें ध्यान से सुन रहा था। सरिता की बातों ने उसके अहंकार को और भड़का दिया। उसने मन ही मन सोचा, ये लड़की तो बहुत साहसी है, मैं इससे विवाह जरूर करूंगा। फिर देखता हूं कि ये मुझे क्या सबक सिखाती है। इसके बाद इसे भी बाकी लड़कियों की तरह कारागार में डाल दूंगा। ये सोचते ही राजा ने उसी पल एक खतरनाक षड्यंत्र रच लिया। अगले ही दिन राजा भानु प्रताप ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि अमरपुर गांव से सरिता और उसके माता पिता को महल में लाया जाए। सैनिक तुरंत राजा के आदेश का पालन करते हुए उन्हें महल ले आए। जब सरिता को पता चला कि राजा उससे विवाह करने का निर्णय ले चुका है तो उसने बिना किसी विरोध के इसे स्वीकार कर लिया। वो जानती थी कि राजा से बहस करने का कोई फायदा नहीं। महल में राजा भानु प्रताप और सरिता का विवाह बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ। विवाह के बाद जब सरिता अपने माता पिता के पैर छूने के लिए झुकी तो उसने धीरे से उनके कान में कहा, आप मेरी चिंता बिल्कुल मत करना, मुझे मेरे भाग्य पर छोड़ दीजिए, मैं सब कुछ ठीक कर लूंगी। मित्रों, अपनी बेटी को एक दुष्ट राजा के साथ छोड़कर लौटने की मजबूरी में उसके माता पिता फूट फूट कर रोने लगे। सरिता, जो अब सत्यपुर की रानी बन चुकी थी, अपने मन में एक दृढ़ निश्चय लेकर महल में रहने लगी। रानी बनने के बाद भी उसके मन में एक अजीब बेचैनी थी। वो हर पल यही सोचती रहती थी कि राजा भानु प्रताप कब कोई साजिश रचकर उसे कारागार में डाल देगा। उधर राजा भानु प्रताप भी हर समय यही सोचता रहता था कि किस बहाने से वो सरिता को कारागार में डालेगा। मित्रों, एक शाम राजा भानु प्रताप दरबार से लौटकर महल के अपने कक्ष में आया। जैसे ही वो पहुंचा, सरिता ने विनम्रता से पूछा, महाराज, क्या मैं दासी को बुलाकर आपके लिए जल मंगवा दूं? राजा ने तुरंत चालाकी से जवाब दिया, नहीं, आज तुम खुद हमारे लिए जल लेकर आओगी। सरिता ने विनम्रता से सिर झुकाते हुए कहा, ठीक है महाराज, आप विश्राम करें, मैं अभी जल लेकर आती हूं। जल लेने जाते समय सरिता के मन में एक विचार कौंधा। उसने सोचा, राजा ने अचानक मुझसे जल मंगवाने की बात क्यों कही?
अवश्य ही ये उसकी कोई चाल हो सकती है। रानी सरिता को बेहद सावधानी से काम लेना था। उधर राजा मन ही मन सोच रहा था, आज मैं सरिता की गलती पकड़ ही लूंगा। अगर ये पीने का पानी लाएगी तो मैं कहूंगा मुझे तो हाथ पैर धोने के लिए जल चाहिए था, और अगर ये हाथ पैर धोने का पानी लाएगी तो मैं कहूंगा मुझे पीने का पानी चाहिए था। इस बार ये नहीं बचेगी। सरिता ने बड़े ही विवेक से एक बड़े पात्र में जल भरा और राजा के कक्ष में लौट आई। राजा ने जल देखते ही तीखे स्वर में कहा, हमने पीने के लिए जल मंगवाया था और तुम ये बड़ा पात्र लेकर आ गई हो, क्या तुम्हें इतना भी समझ नहीं आता? सरिता ने शांत स्वर में उत्तर दिया, महाराज कृपया मेरी बात सुनिए। जब कोई बाहर से आता है तो सबसे पहले उसे हाथ पैर धोने के लिए जल दिया जाता है और उसके बाद ही पीने का पानी। मैंने पहले से ही दासी को आपके लिए पीने का जल लाने का निर्देश दे दिया है, तब तक आप आराम से अपने हाथ पैर धो लीजिए। मित्रों, उसी क्षण दासी भी पीने का पानी लेकर वहां आ गई। ये देखकर राजा को समझ आ गया कि सरिता ने अपनी बुद्धिमानी से उसकी चालाकी को मात दे दी है। राजा मन ही मन कुढ़ता रहा, आज तो ये अपनी चतुराई से बच गई, लेकिन अगली बार इसे मैं जरूर सबक सिखाऊंगा। अब मुझे इसे कारागार में डालने का कोई और ठोस बहाना ढूंढना होगा। कुछ दिन बाद राजा भानु प्रताप सरिता के साथ अपने कक्ष में बैठा था। वो गहरी सोच में डूबा था। उसे लगा कि अब सरिता को कारागार में डालने का उचित अवसर आ चुका है। तभी एक सैनिक ने आकर राजा को सूचना दी, महाराज की जय हो, चंदन नगर के राजा ने आपके लिए एक दूत भेजा है। राजा ने आदेश दिया, ठीक है, उसे अंदर बुलवाओ। थोड़ी देर बाद चंदन नगर का दूत आया और आदर पूर्वक बोला, महाराज की जय हो, हमारे राजा ने अपने राज्य की वर्षगांठ के अवसर पर आपके लिए ये मिठाई भेजी है। ये आपकी मित्रता के सम्मान के रूप में भेजी गई है। ये सुनकर राजा भानु प्रताप अत्यधिक प्रसन्न हुआ। उसने मुस्कुराते हुए कहा, वाह, हमारे मित्र राजा ने हमें मिठाई भेजी है तो हमें तुरंत इसका स्वाद लेना चाहिए। राजा ने मिठाई का एक टुकड़ा उठाया ही था कि रानी सरिता ने तुरंत उसके हाथ पर हल्का सा प्रहार किया और मिठाई का वो टुकड़ा जमीन पर गिर गया। ये देखकर राजा क्रोध से लाल हो गया और चिल्लाया, सरिता, तुमने हमारे मित्र राजा की दी हुई मिठाई क्यों गिरा दी? ये तो हमारे मित्र का अपमान है। तुम्हें इस गलती की सजा जरूर मिलेगी। तब सरिता ने शांत स्वर में कहा, महाराज, मैंने कोई गलती नहीं की है, बल्कि इसके लिए मुझे दंड नहीं, पुरस्कार मिलना चाहिए। राजा ने व्यंग्य करते हुए हंसकर कहा, तो तुम चाहती हो कि तुम्हें पुरस्कार मिले? ठीक है, हम तुम्हें कारागार का पुरस्कार देते हैं। सैनिकों, सरिता को बंदी बनाकर ले जाओ। जैसे ही राजा ने यह कहा, सरिता ने कहा, ठहरिए महाराज, मुझे कारागार में डालने से पहले इस मिठाई का परीक्षण तो करके देख लीजिए। यह सुनिश्चित कर लीजिए कि मिठाई सुरक्षित है। राजा ने गुस्से में कहा, परीक्षण? यह तुम्हारी कोई चाल है, इससे तुम सजा से नहीं बच सकती। सरिता ने दृढ़ता से उत्तर दिया, महाराज, मुझे अपनी सजा स्वीकार है, लेकिन कृपया इस मिठाई को किसी कुत्ते या बिल्ली को खिलाकर देख लीजिए। सरिता की बात सुनकर वहां खड़ा दूत घबरा गया। उसने सोचा, अगर मिठाई में जहर निकला तो मेरी जान खतरे में पड़ जाएगी, मुझे यहां से भाग जाना चाहिए। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया, पहले इस दूत को बंदी बना लो और फिर मिठाई को किसी जानवर को खिलाओ। सैनिकों ने तुरंत दूत को पकड़ लिया। तभी एक दूसरा सैनिक एक बिल्ली लेकर आया। उन्होंने बिल्ली को मिठाई के पास छोड़ा। जैसे ही बिल्ली ने मिठाई खाई, वो तुरंत तड़प कर मर गई। ये देखकर राजा दंग रह गया और उसने हैरानी से पूछा, ये क्या? मिठाई में तो सच में जहर है। सरिता ने कहा, जी हां महाराज, मैंने इस मिठाई में जहर होने की आशंका दूत के चेहरे के हाव भाव से ही समझ ली थी, इसीलिए मैंने ये कदम उठाया। वैसे भी बाहर से लाई गई किसी भी वस्तु को बिना परीक्षण के खाना खतरनाक हो सकता है। राजा ने सोचा, आज सरिता ने मेरी जान बचा ली, लेकिन यह भी सच है कि इसने मेरी सजा से बचने का रास्ता ढूंढ लिया है। खैर, अगली बार मैं इसे जरूर सजा दूंगा। उसने सरिता से कहा, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, हम तुमसे इसी बुद्धिमानी की आशा करते हैं। कहते हैं, बुद्धिमानी और सतर्कता ही जीवन की सबसे बड़ी ढाल होती है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में सतर्क और बुद्धिमान रहता है, वही बड़ी से बड़ी मुसीबतों से बच निकलता है। सरिता की सतर्कता ने न केवल राजा की जान बचाई, बल्कि यह भी साबित किया कि संकट के समय धैर्य और विवेक से काम लेना चाहिए। शिकार का बहाना और नई साजिश। मित्रों, कुछ दिन बीत गए। राजा भानु प्रताप सरिता को सजा देने का कोई बहाना ढूंढ नहीं पाया। एक दिन उसने कहा, सरिता, आज हम शिकार पर जा रहे हैं और शाम तक लौट कर आएंगे। सरिता ने उत्तर दिया, ठीक है महाराज, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगी। राजा कुछ सैनिकों को लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा, लेकिन शिकार पर जाना तो उसका केवल एक बहाना था। वो सरिता के लिए एक नई साजिश रचने की तैयारी कर रहा था। जंगल में पहुंचने के बाद राजा भानु प्रताप ने अपने सैनिकों से कहा, आज का मौसम बहुत सुहाना है, हम आज कोई शिकार नहीं करेंगे।
तुम लोग महल में जाओ और हमारी रानी सरिता को बुलाकर ले आओ। मैं चाहता हूं कि वो हमारे साथ इस जंगल की सैर करे। सैनिकों ने राजा की बात मानकर तुरंत महल का रुख किया। महल पहुंचकर उन्होंने सरिता से कहा, रानी साहिबा, महाराज ने संदेश भेजा है कि आज का मौसम बहुत अच्छा है। सैनिकों से राजा का संदेश सुनकर सरिता सोचने लगी। उसके मन में संदेह पैदा हुआ, राजा की बात में कोई गड़बड़ी तो नहीं है। ये अवश्य ही उनकी कोई चाल हो सकती है। मुझे सतर्क रहना चाहिए। सरिता ने शांत और गंभीर स्वर में सैनिक से कहा, तुम महाराज से जाकर कह दो कि मैंने जंगल में आने से मना कर दिया है। सैनिक घबराते हुए बोला, रानी साहिबा, अगर आप जंगल जाने से इनकार करेंगी तो राजा बहुत क्रोधित होंगे। सरिता ने आत्मविश्वास के साथ उत्तर दिया, तुम वही करो जो मैंने कहा है और ये मत भूलो कि मैं सत्यपुर की रानी हूं। सैनिक जंगल में लौटकर राजा भानु प्रताप के पास पहुंचा और कांपते हुए बोला, महाराज, रानी साहिबा ने जंगल में आने से इनकार कर दिया है। मित्रों, ये सुनते ही राजा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो चिल्लाते हुए बोला, उसने हमारे आदेश को मानने से इनकार किया है। यह बहुत बड़ा अपराध है, हम उसे इसकी सजा जरूर देंगे। अभी महल वापस चलते हैं। राजा तुरंत महलों की ओर भागा। महल पहुंचते ही वो सीधे रानी के कक्ष में गया। गुस्से में तमतमाते हुए उसने कहा, सरिता, हमने तुम्हें जंगल में बुलाया था, लेकिन तुमने हमारे आदेश का उल्लंघन किया है। आज तुम्हें इस अपराध की सजा जरूर मिलेगी। सरिता ने शांत और आत्मविश्वास भरे स्वर में उत्तर दिया, महाराज, मैंने कोई अपराध नहीं किया है और न ही मैंने आपके आदेश का उल्लंघन किया है, बल्कि मैंने तो आपके सम्मान की रक्षा की है। राजा ने आश्चर्य से पूछा, क्या मतलब? तुमने ऐसा कैसे किया? सरिता ने तर्क दिया, महाराज, आपने उस सैनिक के साथ कोई लिखित संदेश या निशानी नहीं भेजी थी। ऐसे में मैं कैसे मान लेती कि वो वास्तव में आपका भेजा हुआ दूत था? क्या पता वो चंदन नगर के शत्रु राजा का गुप्तचर हो जो मुझे धोखे से अपने साथ ले जाना चाहता हो। अगर ऐसा होता तो आपका अपमान कितना बड़ा होता, सोचिए। राजा कुछ देर तक गहरी सोच में डूबा रहा। उसे महसूस हुआ कि सरिता ने जो कहा और जो किया वो तर्कसंगत था। उसने धीरे से सिर हिलाया और मन ही मन सोचा, हाय, आज ये फिर बच गई, लेकिन अब मैं इसे और सहन नहीं कर सकता। इसे हर हाल में कारागार में डालकर ही दम लूंगा। गुस्से से भरे राजा ने कठोर स्वर में कहा, सरिता, तुम ज्यादा बातें बनाकर खुद को बुद्धिमान दिखाने की कोशिश कर रही हो। तुम्हारी इस चालाकी के लिए तुम्हें कारागार की सजा दी जाएगी। सरिता ने राजा की आंखों में आंखें डालते हुए शांत और दृढ़ स्वर में कहा, महाराज, आप किसी असहाय लड़की को जबरदस्ती रानी बनाकर कारागार में डाल सकते हैं, इसमें कोई बहादुरी नहीं है। लेकिन अगर आप सचमुच अपनी ताकत और बहादुरी का प्रमाण देना चाहते हैं तो विजयनगर की राजकुमारी को अपनी रानी बनाकर दिखलाइए। यह सुनकर राजा भड़क गया और बोला, हे रानी, हमें क्रोध मत दिलाओ, हम किसी से भी विवाह कर सकते हैं। तब सरिता मुस्कुराते हुए बोली, तो महाराज, अगर आप विजयनगर की राजकुमारी से विवाह नहीं कर सके तो आपको यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आप कमजोर हैं और आपके पास किसी भी लड़की को कारागार में डालने का कोई अधिकार नहीं है। मित्रों, राजा ने अपने गर्व और गुस्से में कहा, ठीक है, हम कल ही विजयनगर के लिए प्रस्थान करेंगे और जैसे ही हम विजयनगर की राजकुमारी को अपनी रानी बनाकर लौटेंगे, लौटकर तुम्हें सीधे कारागार में डाल देंगे। राजा भानु प्रताप ने अपने अहंकार और गुस्से में विजयनगर की राजकुमारी से विवाह करने की ठान ली। वो अपनी शक्ति और साहस का प्रदर्शन करने के लिए तैयार था। अगली सुबह वो घोड़े पर सवार होकर विजयनगर की ओर निकल पड़ा। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद राजा विजयनगर पहुंचा। शहर का सौंदर्य देखकर उसने सोचा, ये नगरी तो अत्यंत सुंदर है। यहां की राजकुमारी भी अवश्य ही अनुपम सौंदर्य की धनी होगी। राजा को पहले से ही विजयनगर की राजकुमारी मालिनी के बारे में जानकारी थी। मालिनी ने एक अनोखी शर्त रखी थी, जो भी व्यक्ति नगर के सभी लोगों को एक ही कुएं से जल पिलाने का कार्य पूरा करेगा वही मुझसे विवाह कर पाएगा। राजा भानु प्रताप ने शर्त को सुनकर सोचा, ये तो बेहद आसान काम है, मैं इसे आसानी से पूरा कर सकता हूं और राजकुमारी मालिनी से विवाह कर सकता हूं। उसने तेजी से घोड़े को दौड़ाया और राजमहल के द्वार पर पहुंचा। पहरेदार ने राजा का स्वागत किया और राजकुमारी मालिनी को सूचना दी। राजकुमारी मालिनी ने राजा से कहा, राजा भानु प्रताप, मैं आपको पहले ही चेतावनी देती हूं, मेरी शर्त बहुत कठिन है। यदि आप इसमें असफल रहे तो आपको मेरे यहां कारागार में रहना पड़ेगा। पहले भी कई राजा और राजकुमार असफल होकर मेरे द्वारा बंदी बनाए जा चुके हैं। तब राजा भानु प्रताप ने गर्व से कहा, राजकुमारी, मैं आपकी शर्त अवश्य पूरी करूंगा, आप विवाह के लिए तैयार रहिए। राजकुमारी ने सैनिकों से कहा, इनके लिए अतिथि गृह का प्रबंध करो, राजा कल सुबह से जल पिलाने का कार्य शुरू करेंगे। मित्रों, अगले दिन सुबह राजा भानु प्रताप ने कुएं से जल निकालकर नगरवासियों को पिलाने का कार्य आरंभ कर दिया। शुरुआत में काम आसान लगा।
उसने सोचा, ये तो साधारण काम है, जल्द ही पूरा हो जाएगा। परंतु जैसे जैसे समय बीतता गया, भीड़ बढ़ती गई। सुबह से दोपहर और फिर शाम हो गई, लेकिन नगरवासियों की भीड़ कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। राजा थककर चूर हो गया। उसकी सांसें तेज चल रही थी, शरीर पसीने से भीग चुका था और उसकी ऊर्जा समाप्त हो रही थी। वो सोचने लगा, अब खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा है और ये भीड़ खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। थकान से बेहाल राजा ने जैसे ही फिर से जल निकालने की कोशिश की, उसके कदम लड़खड़ा गए और वो सीधे कुएं की मुंडेर पर गिर पड़ा। ये देखकर नगरवासी चिल्लाने लगे, अरे देखो, राजा गिर पड़ा, कोई इसे उठाओ। परंतु वहीं खड़े सैनिकों ने सभी को रोकते हुए कहा, ठहरो, इस राजा को कोई हाथ नहीं लगाएगा। ये अब हमारी राजकुमारी की शर्त पूरी करने में असफल हो गए हैं। हम इन्हें बंदी बनाकर राजकुमारी मालिनी के पास ले जाएंगे। सैनिकों ने थके हारे राजा को पकड़ा और राजकुमारी मालिनी के सामने प्रस्तुत किया। राजकुमारी ने गंभीर स्वर में कहा, राजा भानुप्रताप, आप मेरी शर्त पूरी करने में असफल रहे हैं। अब आपको हमारे नियमों के अनुसार कारागार में रहना पड़ेगा। मित्रों, राजा को कुछ भी कहने का साहस नहीं हुआ। उसे समझ आ गया था कि उसने राजकुमारी की बुद्धिमत्ता और शर्त की कठिनाइयों को हल्के में लिया था। कहते हैं, जिससे अपनी शक्ति पर गर्व हो और दूसरों को कमजोर समझने की आदत हो, उसे समय और परिस्थिति जल्द ही सबक सिखा देती है। राजा भानु प्रताप को अपने अहंकार और जल्दबाजी में लिए गए निर्णय का दंड भुगतना पड़ा। सत्य और परिश्रम के सामने केवल दिखावे और बल का कोई महत्व नहीं होता। राजा को विजयनगर के कारागार में डाल दिया गया। वहां वो अपने अहंकार और गलतियों पर विचार करते हुए पश्चाताप करने लगा। वो सोचने लगा, मैं यहाँ क्या सोचकर आया था और अब मुझे यहाँ क्या भुगतना पड़ रहा है। कुछ दिनों तक जब राजा भानु प्रताप सत्यपुर नहीं लौटे तो रानी सरिता को चिंता होने लगी। उसने तुरंत अपने गुप्तचरों को बुलाया और आदेश दिया, मुझे महाराज का पता लगाना है। तुम सब ये काम पूरी सतर्कता से करो। सही जानकारी मिली तो मैं तुम्हें उचित इनाम दूंगी। कुछ दिनों बाद गुप्तचर लौटकर आए और बताया, रानी जी, महाराज विजयनगर में बंदी बने हुए हैं। वहां की राजकुमारी मालिनी की शर्त पूरी नहीं कर पाने के कारण उन्हें कारागार में डाल दिया गया है। सरिता ने दृढ़ता से कहा, ठीक है, इस बात का जिक्र किसी से मत करना। अब मुझे ही कुछ करना होगा। अगले दिन सरिता ने महामंत्री को बुलाकर कहा, मंत्री जी, मैं स्वयं विजयनगर जाऊंगी और महाराज को छुड़ाकर लाऊंगी। मेरे पीछे राज्य के सभी कार्य आप संभालिए। इसके बाद सरिता ने एक राजकुमार का भेष धारण किया और अपने साहस व बुद्धिमानी के साथ विजयनगर की ओर निकल पड़ी। लंबी यात्रा के बाद सरिता विजयनगर पहुंची। महल के द्वार पर उसने पहरेदार से कहा, मैं सत्यपुर का राजकुमार हूं और राजकुमारी मालिनी की शर्त पूरी करने आया हूं। मुझे राजकुमारी से मिलने दीजिए। राजकुमारी मालिनी ने सरिता राजकुमार के भेष में को देखकर कहा, राजकुमार जी, एक बार सोच लीजिए। यदि आप मेरी शर्त पूरी नहीं कर सके तो आपको भी आजीवन कारागार में रहना पड़ेगा। सरिता ने दृढ़ता से उत्तर दिया, राजकुमारी जी, अगर मैं आपकी शर्त पूरी कर लूं तो आपको मुझसे विवाह करने के साथ साथ सभी बंदियों को भी मुक्त करना होगा। राजकुमारी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मुझे आपकी शर्त स्वीकार है। कल सुबह आप जल पिलाने का कार्य शुरू करें। अगले दिन सुबह सरिता कुएं पर पहुंची। उसने तुरंत काम शुरू किया और फुर्ती तथा धैर्य से जल निकालकर नगरवासियों को पिलाना शुरू कर दिया। उसकी अथक मेहनत देखकर नगरवासी हैरान थे। सुबह से लेकर शाम तक सरिता ने बिना रुके काम किया। दिन खत्म होते होते उसने पूरे नगरवासियों को जल पिलाने का कार्य पूरा कर लिया। ये कार्य पूरा करने के बाद उसे भीतर से संतोष और आनंद की अनुभूति हुई। सैनिकों ने राजकुमारी मालिनी को सूचना दी, राजकुमार ने आपकी शर्त पूरी कर ली है। अब वो अपनी मांग रखने के हकदार हैं। राजकुमारी ने सरिता को बुलाया और कहा, हे राजकुमार, आपने मेरी शर्त पूरी कर ली है। मैं अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार आपसे विवाह करने और सभी बंदियों को मुक्त करने के लिए तैयार हूं। अगले दिन राजकुमारी मालिनी और सरिता का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। विवाह के बाद सरिता ने राजा भानु प्रताप को अपने सेवक के रूप में रखा। चूंकि सरिता ने राजकुमार का वेश धारण किया था, इसलिए प्रताप उसे पहचान नहीं पाया। सरिता ने भानु प्रताप से कहा, मैंने तुम्हें कारागार से मुक्त कराया है। अब तुम्हें मेरे साथ रहना होगा और मेरी सेवा करनी होगी। भानु प्रताप ने सिर झुकाते हुए कहा, जी राजकुमार, मुझे स्वीकार है। मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। 2 दिन बाद सरिता, राजकुमारी मालिनी और भानु प्रताप के साथ सत्यपुर लौटने के लिए रवाना हुए। यात्रा के दौरान जब वे सत्यपुर के पास पहुंचे तो सरिता ने एक सैनिक से कहा, सुनो, मुझे एक आवश्यक कार्य है। तुम राजकुमारी और राजा को लेकर सत्यपुर पहुंचाओ। मैं थोड़ी देर में आऊंगी। ये कहकर सरिता घोड़े पर सवार होकर तेजी से वहां से निकल गई। जब राजकुमारी मालिनी और भानु प्रताप सत्यपुर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ये तो उन्हीं का नगर है। अब राजा भानु प्रताप का पुराना अहंकार फिर से जाग उठा। उसे लगा, अब डरने की क्या बात है।
वो सोचने लगा, मैं तो यहाँ का राजा हूं। मैं इस राजकुमारी को अपने महल में रखूंगा और इसे अपनी रानी बनाऊंगा। राजा भानु प्रताप ने ऊंचे स्वर में कहा, सुनो, मैं इस नगर का राजा भानु प्रताप हूं। तुम सबको मेरा आदेश मानना होगा। जो नहीं मानेगा उसे मैं अपने सैनिकों से कैद कराकर कारागार में डलवा दूंगा। राजा भानु प्रताप ने अपनी पुरानी आदतों के अनुसार सबको अपने महल में बुलाया। उसने सोचा कि अब विजयनगर की राजकुमारी मालिनी को रानी बनाकर अपनी शक्ति और प्रतिष्ठा को और ऊंचा कर लेगा। महल में पहुंचते ही उसने तुरंत सरिता को, जो अब उसकी रानी थी, अपने कक्ष में बुलाया। सरिता कक्ष में पहुंची और शांत स्वर में बोली, आप आ गए। मैं कई दिन से आपकी प्रतीक्षा कर रही थी। राजा ने गर्व से कहा, रानी, हम विजयनगर की राजकुमारी मालिनी को अपनी रानी बनाकर लाए हैं। राजा जैसे ही अपनी विजय की घोषणा करने वाला था, सरिता ने उसे बीच में ही रोक दिया। सरिता ने मुस्कुराते हुए अपने सिर से घूंघट हटाया और कहा, महाराज, आप जिस रानी को सजा देने के लिए गए थे वो तो आपके सामने खड़ी है, और जिस राजकुमार ने आपको कारागार से मुक्त कराया वो भी मैं ही हूं। राजा भानु प्रताप हक्का बक्का रह गया। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। सरिता ने आगे कहा, महाराज, आप जिस अहंकार में मुझे कारागार में डालने गए थे, उसी अहंकार ने आपको विजयनगर में बंदी बनवाया। आपने जिन 5 लोगों पर जुल्म न करने की चेतावनी सुनी थी, गरीब, अनाथ, असहाय, साधु और बुद्धिमान स्त्री, आपने मुझ पर जुल्म करने की कोशिश की। आपकी शक्ति पर मेरी बुद्धिमत्ता भारी पड़ी। अब मैं सत्यपुर की रानी सरिता आदेश देती हूं। राजा भानु प्रताप ने अहंकार में भरकर कहा, अब तुम्हें अपनी शर्त के अनुसार कारागार में जाना होगा। सरिता ने उसकी बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो तुरंत मालिनी के पास गई और मुस्कुराते हुए बोली, राजकुमारी मालिनी, आप सचमुच बहुत सुंदर हैं, लेकिन क्या सच में महाराज ने आपकी शर्त पूरी करके आपको रानी बनाया है? भानु प्रताप यह सुनकर हैरान रह गया। उसने तेज स्वर में कहा, राजकुमारी मालिनी तुम्हारे सामने बैठी हैं, फिर तुम ऐसा प्रश्न क्यों कर रही हो? सरिता ने दृढ़ता से कहा, महाराज, आप झूठ बोल रहे हैं। यह मुझे पता है, क्योंकि राजकुमारी मालिनी और मैं दोनों सहेलियां हैं, और यह भी सत्य है कि जिस राजकुमार ने राजकुमारी से विवाह किया था वो और कोई नहीं बल्कि मैं स्वयं थी। मित्रों, यह सुनकर भानु प्रताप का चेहरा फीका पड़ गया। सरिता ने अपनी योजना का खुलासा किया। मैंने और राजकुमारी मालिनी ने मिलकर यह योजना बनाई थी। यह विवाह केवल एक नाटक था। हमारा उद्देश्य आपको सबक सिखाना था, ताकि आप अपनी झूठी शान और अभिमान को त्याग दें और एक बेहतर इंसान बन सकें। सरिता ने पूरी घटना विस्तार से सुनाई। सच्चाई जानकर राजा भानु प्रताप को गहरा पश्चाताप हुआ। उसने सिर झुकाकर कहा, सरिता, मुझे क्षमा कर दो। मेरे झूठे अहंकार और क्रूरता ने मुझे अंधा बना दिया था। मैं अपनी भूलों के लिए बहुत पछता रहा हूं। मैं तुम्हें पहचान नहीं सका। सरिता ने गंभीरता से कहा, महाराज, अहंकार किसी का भला नहीं करता। जो दूसरों का सम्मान नहीं करता उसे स्वयं सम्मान पाने का अधिकार नहीं है। लेकिन हर व्यक्ति को दूसरा मौका मिलना चाहिए, यदि वो अपनी गलतियां सुधारने का वादा करे। भानु प्रताप ने तुरंत घोषणा की कि सत्यपुर के सभी कारागारों में बंद स्त्रियों को रिहा किया जाएगा। उसने राजकुमारी मालिनी से कहा, राजकुमारी, आप अपने राज्य लौट सकती हैं। अब से आप मेरी बहन के समान हैं और मैं हमेशा आपका सम्मान करूंगा। राजकुमारी मालिनी अपने राज्य लौट गईं। सत्यपुर के लोग राजा की इस नई शुरुआत से बहुत खुश हुए। भानु प्रताप ने अपना झूठा अभिमान त्याग दिया। उसने अपनी प्रजा और अपनी रानी सरिता का सम्मान करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे सत्यपुर में शांति और समृद्धि लौट आई। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि अहंकार और अन्याय का अंत हमेशा विनाशकारी होता है। शक्तिशाली वही है जो अपने अहंकार पर नियंत्रण रख सके और दूसरों का सम्मान करे। 3 श्रेष्ठ स्त्रियां जो जीवन को स्वर्ग बना देती हैं। अब बात करते हैं उन 3 गुणों वाली स्त्रियों के बारे में जिन्हें पत्नी रूप में प्राप्त करने पर पुरुष का जीवन समस्त सुखों से संपन्न हो जाता है और वो हर विपत्ति से बाहर निकल जाता है। शास्त्रों में ऐसी 3 प्रकार की स्त्रियों का विशेष उल्लेख किया गया है जो अपने गुणों के कारण न केवल परिवार को मजबूत करती हैं बल्कि घर में खुशहाली और उन्नति भी लाती हैं। पतिव्रता स्त्री, समर्पण और निष्ठा। पतिव्रता स्त्री वह होती है जो अपने पति को परमेश्वर समान मानकर उसके सुख दुख, अच्छाई बुराई में सदा साथ निभाती है। निष्ठा और समर्पण, पति के प्रति पूर्ण निष्ठा रखती है। संकट मोचक, कठिन समय में धैर्य और साहस से परिवार को संभालती है। सम्मान रक्षक, दूसरों के सामने पति की इज्जत बढ़ाती है और उसके सम्मान की रक्षा करती है। ऐसी पत्नी का साथ पुरुष के जीवन में संजीवनी जैसा काम करता है। वो अपने पति को हर विपत्ति से बाहर निकालने की शक्ति रखती है। 2 गृह लक्ष्मी स्त्री, बुद्धिमत्ता और व्यवस्था। गृह लक्ष्मी स्त्री वह होती है जो घर में लक्ष्मी के समान आती है
और अपनी बुद्धि, व्यवहार और परिश्रम से घर को संपन्न और खुशहाल बना देती है। आर्थिक सहयोग परिवार की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में योगदान देती है। कुशल गृहिणी घर की देखभाल में कुशल होती है और सभी चीजों को संतुलित करती है। संयम और बचत संयमित और समझदार होती है तथा फिजूल खर्ची से बचती है। ऐसी पत्नी का घर स्वर्ग समान हो जाता है। वो अपने गुणों से घर में धन और समृद्धि लाती है। 3. सहयोगिनी स्त्री, साथी और प्रेरणा। सहयोगिनी स्त्री वो होती है जो हर कदम पर अपने पति का साथ देती है। वो केवल घर के कामों में ही नहीं बल्कि जीवन के हर संघर्ष में कंधे से कंधा मिलाकर समर्थन करती है। समर्थक पति के हर फैसले में उसकी सलाह और सहयोग देती है। प्रेरक मुश्किल समय में हिम्मत देकर पति को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। बल पति की कमजोरी को अपनी ताकत बनाना और उसे उन्नति के लिए प्रोत्साहित करना। ऐसी पत्नी जीवन के हर संघर्ष में सच्ची साथी बनकर खड़ी रहती है। वो पति को मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत करती है, जिससे हर बाधा आसानी से पार हो जाती है। निष्कर्ष नीति शास्त्रों में कहा गया है कि यदि किसी पुरुष को पतिव्रता, गृह लक्ष्मी और सहयोगिनी जैसे गुणों वाली पत्नी मिल जाए तो उसका जीवन हर तरह के सुखों से भर जाता है। ऐसी स्त्री के होने से जीवन में कभी बुरा समय नहीं आता, क्योंकि वो स्वयं जीवन की शक्ति और प्रेरणा बन जाती है। चाणक्य नीति में भी कहा गया है, स्त्री यदि पतिव्रता हो, गुणों की खान हो और पति के हर कार्य में साथ दे तो ऐसा घर सदा स्वर्ग तुल्य होता है। दोस्तों, ये कहानी हमें बताती है कि बुद्धिमत्ता और विनम्रता सबसे बड़ी शक्ति है। आपको ये चर्चा कैसी लगी? जय श्री कृष्णा।